हाँ जी बच्चों, तो जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुकी हूँ कि 5 मिनट्स तक ही वेट होगी सबकी और 5 मिनट्स के बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सो जो लेट होंगे उनका मिस हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ। ये जो हमारा संडे को टेस्ट है अवंती फेलोज का, मैं आपको उस टेस्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। वेरी फर्स्ट इज कि ये टेस्ट हमारा संडे 20 नवंबर को हो रहा है। पहले 13 को होना था, बट आप लोगों के सीईटी एग्जाम की वजह से इस एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया। इस संडे हो रहा है 20 को, तो प्लीज अब आप मिस मत करना इस टेस्ट को। स्पेसिफिकली सिर्फ आप लोगों के लिए हमने ये टेस्ट को शिफ्ट किया है ताकि सब दे सकें, और अभी भी आप लोग नहीं दोगे तो फिर उस चीज का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सो दिस टेस्ट इज स्पेशली फॉर यू, जस्ट टू चेक कि आपका लेवल क्या है। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, या आपके लिए भी एक मिरर है, एक आईना रहेगा कि आप लोगों को कितना बेसिक क्लियर है और कितने पानी में है सब। ठीक है, सो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए ही एक एनालिसिस टेस्ट है, तो सब देंगे। ठीक है, अब ये टेस्ट ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन यानी कि आप लोगों को लिंक प्रोवाइड होगा। ये जो लिंक है ये सुबह के 9 बजे से लेकर, ध्यान से सुनिए, रात के 11:30 बजे तक एक्टिव रहेगा। ठीक है, सो ये जो लिंक आपको मिलेगा ये सुबह से लेकर रात तक एक्टिव रहेगा। आप किसी भी टाइम इस लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, बट मेक श्योर आपने एक बार इस लिंक में ज्वाइन कर दिया तो आपका 2 आवर्स वाला टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा तो फिर बीच में आप ब्रेक लेने के लिए भी रुक नहीं सकते हैं। तो फिर 2 घंटे के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑटो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, सो आप यू मेक श्योर कि आपको जब लगता है कि 2 घंटे के लिए आप पूरे अच्छे से फ्री हैं, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, कोई नेटवर्क इशू नहीं होगा, फोन आपका प्रॉपरली चार्ज है, सब कुछ प्रॉपर है, आप तभी टेस्ट देने बैठना। ठीक है, पूरा दिन है आपके पास। देखिए, इतना फ्लेक्सिबल टाइमिंग तो कोई नहीं हो सकती। आप लोगों को इतने फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स दिए जा रहे हैं। अगर बीच में आप लोगों का नेटवर्क खराब होता है, फोन ऑफ हो जाता है, ये जो टाइमर भाई साहब हैं ये रुकने वाले नहीं हैं, ये चलते रहेंगे। आप टेस्ट ऑन करके, लिंक गलती से ऑन करके छोड़ दिया और सोचा कि चलो आधे घंटे बाद टेस्ट दूंगा, तो आधे घंटे का टाइम निकल गया। 2 घंटे आप नहीं देंगे, 2 घंटे बाद ये टेस्ट अपने आप सबमिट हो जाएगा। तो मेक श्योर आप प्रॉपरली इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप लोगों को बताइए 2 घंटे का ये टेस्ट है। 60 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। 20 फ्रॉम फिजिक्स, 20 फ्रॉम केमिस्ट्री, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, स्टिल रिपीटिंग, 20 फ्रॉम बायो या मैथ्स, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है। ओके, सो आपने ये 60 क्वेश्चंस 2 आवर्स में अटेम्प्ट करने हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी आप ये अटेम्प्ट करेंगे, अटेम्प्ट करने के बाद डू नॉट फॉरगेट टू सेव एंड सबमिट। अगर आप अपने आंसर को सेव नहीं कर रहे हैं, आयुष आप कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? आप सेव नहीं करोगे तो आपका आंसर अनअटेम्प्टेड में काउंट होगा। हाँ जी, एक मिनट, माइक ऑन करूं मैं? जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, बोलिए आयुष। मैम। हाँ जी, हेलो हाँ जी बोलिए। मैम, क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है कि लॉन्ग टाइप के साथ है? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल नीट के हिसाब से ऑब्जेक्टिव है। थैंक हाँ, यू। सारे एमसीक्यूज होंगे। यू वेलकम। और ऑब्जेक्टिव रहेंगे। एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं कि जब आप इसको लॉग इन करेंगे तो इसमें कुछ स्टार्टिंग में ना लोड होने में टाइम लगता है, तो इसमें कुछ लैग आएगा। आप लोग घबरा मत जाना, हो सकता है आपको 2 से 5 मिनट तक वेट करनी पड़े, उसके बाद ही टेस्ट शुरू होता है। तो आप लोग ये टेंशन मत ले लेना कि ये तो टेस्ट चल ही नहीं रहा, इस लिंक में कोई खराबी है या सर्वर डाउन है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज वेरी नॉर्मल, आप लोगों को थोड़ी देर वेट करना पड़ सकता है एंड टेस्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस टेस्ट के रिगार्डिंग, जो मैं आपके साथ शेयर करने जरूरी थे। उसके बाद कुछ और एक दो इम्पोर्टेंट चीजें मैं पहले भी बता चुकी हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस हुए हैं। एक तो ये कि 9 AM to 10 AM अब ओपन बैच इंट्रोड्यूस कर दिया गया है आप लोगों के लिए। जो रात को नहीं कर सकते, रात वाला तो रहेगा ही, ये एक और ओपन बैच आ गया है। जो रात को अटेंड नहीं कर सकते वो सुबह कर सकते हैं।
ठीक है। और इसके अलावा अभी तो आफ्टर योर टेस्ट जो रात की 10:15 to 11:15 वाली क्लास है, ये एज अ डाउट क्लास शुरू हो जाएगी। तो अगर आप अपनी नॉर्मल क्लास में कुछ आपको डाउट रह जाता है, क्लियर नहीं हो पाता, या कोई क्लास आपका मिस हो गया, आपका डिस्कनेक्ट हो गया, आपने वो टॉपिक मिस कर दिया 5 मिनट का, टीचर ने रिपीट नहीं किया ड्यू टू लेस टाइम, तो आप उस डाउट क्लास में जाकर 5-10 मिनट में अपना डाउट ले सकते हैं। ठीक है, पूरी क्लास अटेंड करनी जरूरी नहीं है, आप वहां जाएंगे, अपना डाउट लेंगे और आ जाएंगे। इट्स ऑल अप टू यू, आप बाकियों के भी डाउट सुनना चाहते हो तो आप बैठ सकते हो। ठीक है, तो ये डाउट क्लास अभी नहीं स्टार्ट हुआ है, अभी 10:15 वाला बैच बिल्कुल नॉर्मल बैच चल रहा है। आफ्टर योर एग्जाम ये चीज शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक चीज आपको बतानी थी। अब हम करेंगे आप लोगों का छोटा सा टेस्ट, जो हमने लास्ट क्लास में किया था, उसकी हम थोड़ी सी रिविजन करेंगे जस्ट टू सी कि आप लोगों को कितना आता है। ठीक है, तो मैं आपके सामने 4 क्वेश्चंस रखूंगी, चैट बॉक्स में आप उसका आंसर देंगे। ठीक है, 1 बाय 1 हर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, चैट बॉक्स में आंसर देना है और मुझे सभी बच्चों के आंसर्स चाहिए। इफ आई एम हैविंग 9 स्टूडेंट्स इन माय क्लास, नहीं पोल नहीं, नॉर्मल पोल में ना मुझे पता नहीं लगता कौन आंसर दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। चैट बॉक्स में करेंगे आप। मुझे अगर 8 स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में, 8 के 8 बच्चों के आंसर चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन, डाइसेक्राइड इज फॉर्म्ड व्हेन 2 मोनोसेक्राइड्स आर बॉन्डेड टुगेदर बाय अ बॉन्ड। उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं जो 2 मोनोसेक्राइड्स को जोड़ता है? ग्लाइकोसिडिक, पेप्टाइड, आयनिक या फॉस्फोडाइएस्टर? मनीषा इज सेइंग ए। ओके, बाकी बच्चे? आयुष इज ऑल्सो सेइंग ए। ओके, गुंजन ने पूरा आंसर लिख दिया। आप सिर्फ एबीसीडी में भी आंसर दे सकते हैं, इट्स ओके। गुंजन तनु का ग्लाइकोसिडिक है। हैप्पी आपने लेट ज्वाइन किया, आप लीव हो गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सोनू इज ऑल्सो सेइंग ए। ओके, तो इतने बच्चे ए कह रहे हैं तो मान लेते हैं बिल्कुल सही है ये आंसर। आंसर इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो शुगर्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में जो बॉन्ड बनता है वो ग्लाइकोसिडिक होता है। वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन, which of the following polymer is stored in the liver of animals? It's okay, happy, I understand, नेटवर्क इशू हो जाता है। अब आप आंसर दीजिए। ओके, मनीषा इज सेइंग बी, गुंजन इज सेइंग डी। अब यहाँ पर तो कंपटीशन हो गया बी और डी में। अब देखते हैं बाकी बच्चों का क्या कहना है। आयुष डी, ओके। हाँ, अच्छा, आयुष ने ये भी बता दिया कि डी ही सही है। ओके, बाकी सारे डी 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 आ गए। ठीक है विशाल, गुड, सो वेरी गुड। सो जो पॉलीमर हमारे लिवर में स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन है। अब देखो, एक बड़ा कॉमन सी चीज है, एनिमल्स की बात हो रही है। अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन तो दोनों स्टार्च की फॉर्म है, और ये सेलुलोज है। स्टार्च और सेलुलोज तो दोनों ही प्लांट्स में मिलते हैं। ये तो वैसे ही कट गए। अगर सपोज आपको ये नहीं भी याद कि लिवर में होता है या कहीं और होता है, यू आर कंफ्यूज्ड, तो आप ये देख सकते हैं ना कि एनिमल्स में ना हमारे स्टार्च एनिमल्स में प्रेजेंट है, ना सेलुलोज एनिमल्स में प्रेजेंट है, तो ये 3 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। बचा क्या? ग्लाइकोजन। इवन इफ यू डोंट नो कि ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर होता है, तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। मनीषा, समझ आ गया? ठीक है, तो इस तरह से हमें भी थोड़ा सा वो लगाना पड़ सकता है दिमाग। अगर हमें सपोज नहीं पता कि लिवर में, तो ये हमें नहीं किया, तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। इस मेथड से भी सॉल्व करना है। ठीक है, स्मार्ट वर्क भी करना है हमने। अच्छा, अब बच्चे नेक्स्ट पर आ गए, थर्ड। ओके, थर्ड का आंसर बच्चे सी कह रहे हैं। बिल्कुल, जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, द क्वेश्चन इज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है उसको स्टेबलाइज कौन से बॉन्ड करते हैं? उसको हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबलाइज करते हैं। क्यों पेप्टाइड बॉन्ड्स नहीं करते? नो, बिकॉज पेप्टाइड बॉन्ड्स तो प्रेजेंट होते ही हैं। पेप्टाइड तो हर प्रोटीन के स्ट्रक्चर में होंगे ही होंगे, लेकिन उसको स्टेबलाइज कौन कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। वेरी गुड, विशाल इज मूविंग इन एडवांस। नेक्स्ट का आंसर
विशाली सिंह ए। चलो बाकी, each polypeptide in a protein has amino acids linked with each other in specific sequence. This sequence of amino acid is said to be primary structure. Good आयुष, जिनका आंसर ए है वो सब सही है। आयुष ने तो प्रूव भी कर दिया कि यही करेक्ट है। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी में हमने पढ़ा था कि सारे लीनियरली अरेंज्ड होते हैं और इससे हमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज्ड रहते हैं। गुड गुंजन, ठीक है। तो ये छोटा सा टेस्ट था आपका। हमने अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, हम होमोपॉलीसेकेराइड्स देखा हमने, स्टोरेज वाले और स्ट्रक्चरल वाले पढ़े। विशाली सिंह में फर्स्ट आ गया, वेरी गुड। हाँ जी, ऐसी बात नहीं है, बाकी बच्चों ने भी सही आंसर दिया। आयुष वाज आल्सो राइट, गुंजन, सबके आंसर सही थे। हाँ, विशाल ने पहले आंसर दिया था, मैं मानती हूँ। ठीक है, ओके। सो वी वर डूइंग होमोपॉलीसेकेराइड, स्टोरेज और स्ट्रक्चरल हमने देखा। स्टार्च और ग्लाइकोजन में मैंने आपको डिफरेंस भी बताया। ये डायग्राम याद है? स्टार्च में अल्फा 1,4 लिंकेज है। अल्फा 1,4 लिंकेज का मतलब आपको मैंने बताया था, क्योंकि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम ओरिएंटेशन में प्रेजेंट है। और जो सेल्यूलोज है, याद है? वेरी गुड, हैप्पी। सेल्यूलोज में बीटा 1,4 लिंकेज है। बीटा का मतलब है कि जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑपोजिट ओरिएंटेशन में अरेंज्ड है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन। ओके, आई कैन सी कुछ बच्चे इतनी लेट ज्वाइन कर रहे हैं। अजय, कैन यू हियर मी बच्चे? नेक्स्ट टाइम से प्लीज ट्राई दैट यू ज्वाइन ऑन टाइम, क्योंकि आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें तो मिस कर दी। नेक्स्ट टाइम से ज्वाइन ऑन टाइम, ठीक है? सेम गोज फॉर भूमिका, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया। नेक्स्ट टाइम से लेट कमर्स को एंटरटेन नहीं किया जाएगा बच्चे। वहां पे रिकॉर्ड हो रहा है कि कौन बच्चा टाइम पे आ रहा है, कौन बच्चा लेट आ रहा है। ओके, हाँ जी भूमिका, यू वांट टू से समथिंग? जी, यूज द माइक इफ यू वांट टू। चलो, ठीक है। फिर हमने स्टार्च का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक टॉपिक बता रही थी, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स, जिसमें एग्जांपल मैंने आपको काइटिन दिया था, बट अब हम काइटिन बनाकर देखेंगे कि काइटिन कैसे कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। काइटिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। काइटिन इज वेरी सिमिलर टू सेलुलोज। इसका स्ट्रक्चर सेलुलोज से बहुत मिलता जुलता है। तो जरा पहले सेलुलोज का स्ट्रक्चर देखें। सेलुलोज का स्ट्रक्चर कैसे था? इससे पहले स्टार्च और ग्लाइकोजन तो हमने लास्ट क्लास में किया हुआ है ना। अभी मैं आपको सेलुलोज बता रही हूँ, ठीक है? सेलुलोज ग्लूकोज के बीटा 1,4 लिंकेज से बनता है। इसको मैं नंबरिंग देती हूँ, ध्यान से देखिए। वन, टू, थ्री, 4, 5 और बाहर 6th कार्बन है। ये ग्लूकोज इसी तरह होता है। सिमिलरली यहाँ पर जो नंबरिंग है ये उल्टी है, क्योंकि सेल्यूलोज में बीटा 1,4 लिंकेज है। बीटा का मतलब ये 1 है, 2, 3, 4, 5 और 6th जो है वो बाहर लगी हुई है, इस तरह से ऑपोजिट। सो ये होता है सेलुलोज का स्ट्रक्चर, ठीक है? एन टाइम्स ये चलेगा, ये सेलुलोज का स्ट्रक्चर है। बीच में लिंकेज क्या है? स्ट्रक्चर कैसे बनाया? देखिए,
मैंने आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताया था ना, रिंग्ड स्ट्रक्चर कैसा होता है ग्लूकोज का। उसकी अगर हम ओपन स्ट्रक्चर देखें, इसके पहले पे एल्डिहाइड ग्रुप है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ग्लूकोज का आता नहीं, ये ग्लूकोज ही तो है। सेलुलोज किसका बना होता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज का, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का ही मैंने रिंग्ड स्ट्रक्चर बनाया है। सिर्फ ये मैंने ग्लूकोज की ओरिएंटेशन ऐसे रखी है, सेकंड ग्लूकोज को उल्टा कर दिया। इसमें आप देख सकते हैं, पहले सिक्स्थ कार्बन ऊपर था, अब ये सिक्स्थ नीचे आ गया, सिर्फ ओरिएंटेशन बदल दी है, ग्लूकोज ही बनाया मैंने। ठीक है। बीच में ऑक्सीजन कैसे आया? क्योंकि ये दो ग्लूकोज के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ये कैसे आता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? आपको लास्ट क्लास में बताया था। ये OH और OH ग्रुप होते हैं ना, जो ग्लाइकोजन के, सॉरी ग्लूकोज के। इस स्ट्रक्चर को देखिए ध्यान से। तो ये जो OH और OH होते हैं, इनके बीच में वाटर रिमूव हो जाता है। वाटर रिमूव हो जाता है तो O बचा। ध्यान से देखा आपने? तो मैं वाटर निकाल देती हूँ और इसको हम क्या ड्रॉ करते हैं, सिर्फ इस O को हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। समझ आया मनीषा? ये O कहाँ से आया? आ गया। ठीक है। सो इस तरह से पूरी ये चेन आगे आगे बढ़ती रहती है सेल्यूलोज में। ठीक है। सो बस मैंने सिर्फ यहाँ पर ग्लूकोज है, ग्लूकोज को मैंने मॉडिफाई कर देना है। यहाँ पर मैं ग्लूकोज को मॉडिफाई करके क्या बना दूंगी, ग्लूकोज की जगह मैं ग्लूकोजामीन बना दूंगी, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। अब एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन कैसे बनता है? इस सेकंड कार्बन पे पहले OH लगा होता है। मैं इस OH को हटाकर एन एसिटाइल ग्रुप लगा दूंगी। एन एसिटाइल मतलब एन एसिटाइल ग्रुप लगा दिया। तो मैंने क्या किया, ग्लूकोज को मॉडिफाई कर दिया। पहले ये ग्लूकोज था, अब ये क्या बन गया, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन बन गया। सिमिलरली यहां पर कार्बन नंबर 2 पर भी मैंने यही चीज की। एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन लगा दिया। सो अब मैंने ग्लूकोज ना रखकर एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन यानी कि नैग का पॉलीमर बना दिया। तो मैंने अब क्या किया है, नैग 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 जोड़ दिया। सेल्यूलोज में क्या था? सेल्यूलोज के केस में ग्लूकोज 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 था, ग्लूकोज की चेन थी। ये चीज समझ आई? सेल्यूलोज में क्या था? ग्लूकोज की चेन थी। काइटिन में क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन की चेन है। ये सिंपल शुगर की चेन थी, तो हम इसको कहते थे सिंपल पॉलीसेकेराइड। इसको हम सिंपल पॉलीसेकेराइड कहते थे क्योंकि इसमें सिंपल शुगर्स यूज्ड हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स शुगर, मॉडिफाइड शुगर्स यूज्ड हैं, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड और सिंपल में डिफरेंस है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको सिर्फ काइटिन का नाम बताया था, मैंने आपको प्रूव करके डायग्राम के साथ बता दिया कि व्हाई काइटिन इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। अब आप ये देख के बता सकते हैं कि काइटिन जो है ये होमोपॉलीमर है या हेट्रोपॉलीमर है? कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड तो है, ये होमोपॉलीमर है या हेट्रोपॉलीमर है? इसके रिपीटिंग यूनिट्स हेट्रो लग रहा है। इसमें ये फर्स्ट यूनिट भी नैग है, सेकंड भी नैग है, थर्ड भी नैग है, फोर्थ भी नैग है, तो ये हेट्रो कैसे हुआ? दिस इज होमोपॉलीसेकेराइड। कॉम्प्लेक्स जरूर है बट होमोपॉलीसेकेराइड है। मनीषा समझ आया? गुंजन, यू वांट टू आस्क समथिंग? हाँ जी बिल्कुल मनीषा। हाँ जी गुंजन।
बोलो। मैम एक बार ये नैग वाला एक बार ये बता दो प्लीज। हाँ जी, देखिए नैग में क्या किया, नैग का नाम ही क्या है, नाम पहले नाम सोचिए, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, ग्लूकोज के साथ एन एसिटाइल अमीन ग्रुप लगा दिया, ये एसिटाइल अमीन ग्रुप है, ये एसिटाइल है, CO CH3CO और इसके साथ NH2 ग्रुप लग गया, तो ये होता है अमीन ग्रुप। उसके N के साथ मैंने ग्लूकोज की सेकेंड कार्बन जोड़ दी, तो ये क्या बन गया, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। अब ये ग्लूकोज नहीं है, ये एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन है। तो अब एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन्स को जोड़ दो, नैग नैग, इनके हमने पॉलीमर्स बना दिए, तो ये काइटिन बन गया। लिंकेज इसके बीच में कौन सी रहेगी, लिंकेज सेल्यूलोज वाली, β14 है, β14 लिंकेज है जो सेल्यूलोज में थी, सेम। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, ये आप लोगों को डेली लेक्चर्स आपके साथ के साथ मिल रहे हैं ना, नोट्स, ये भी नोट आपको मिलेंगे, आज ही रात तक मिल जाएंगे, ठीक है, डेफिनेटली मिल जाएंगे। गुंजन क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया नैग वाला, ठीक है, यस मैम। ओके। चलिए, तो सिमिलरली हेपेरिन, हेपेरिन हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, हेट्रो क्यों है, क्योंकि उसमें दो मोनोमर्स हैं, एक ग्लूकोरोनिक एसिड होता है, ग्लूकोरोनिक एसिड का स्ट्रक्चर ज्यादा हम नहीं ध्यान देंगे, बस ग्लूकोरोनिक एसिड होता है, और दूसरा ग्लूकोजामीन होता है, और ये दोनों ही सल्फेटेड हैं, सल्फेटेड मतलब दोनों में सल्फेट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, थोड़े से मॉडिफाइड है ना ये, सल्फेट ग्रुप्स अटैच्ड हैं। सो हेपेरिन के दो कंपोनेंट्स हैं, ग्लूकोरोनिक एसिड, ग्लूकोजामीन। सपोज ग्लूकोरोनिक एसिड को मैं ग्रीन कलर से दिखा रही हूँ, तो एक ग्लूकोरोनिक एसिड है, फिर एक ग्लूकोजामीन लगा हुआ है, फिर एक ग्लूकोरोनिक एसिड है, फिर एक ग्लूकोजामीन है। तो इस टाइप के पॉलीमर को हम कहते हैं हेट्रोपॉलीमर। तो ये हेट्रोपॉलीमर होगा, एग्जाम्पल हेपेरिन, ठीक है। इसके बाद ये वाला टॉपिक मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी थी, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड में हमारा जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर तो मैं ऑलरेडी आपको पहले 3 बार बता चुकी हूँ, जिसमें एक पेंटोज शुगर होती है, उसके फर्स्ट कार्बन के साथ नाइट्रोजनस बेस होता है और फिफ्थ कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है, बाय फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो हमारा दो न्यूक्लियोटाइड्स कैसे ज्वाइन होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के साथ। आप ध्यान से देख सकते हैं इस डायग्राम को, रेड लाइन के ऊपर ये हमारा फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है और ये हमारा सेकेंड न्यूक्लियोटाइड है। यहाँ पे टी और जी का क्या मतलब है, टी स्टैंड्स फॉर व्हाट एंड जी स्टैंड्स फॉर व्हाट, T stands for thymine, very good, Manisha. And G stands for guanine, very good. अच्छा, एक ये थायमिन, ये तो हमारा नाइट्रोजनस बेस वाला थायमिन है, एक थायमिन के स्पेलिंग ऐसे भी होते हैं, THI, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज विटामिन बी, इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, देयर इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू। हमने हमारे नाइट्रोजनस बेस के स्पेलिंग वाई वाले हैं, गलती से आई मत लिख देना, ठीक है, मतलब बदल जाएगा उसका। तो ये जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप है, ये 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, जो फॉस्फेट ग्रुप है, एक तो अपनी फिफ्थ कार्बन के साथ तो जुड़ा ही है, उसके बाद ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड की थर्ड कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना देता है, और इसको कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम करेंगे डीएनए कैसे बनता है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक तो ये कि वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का ये मॉडल दिया था, डीएनए का ये मॉडल इट वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक, और वो कहते हैं कि डीएनए जो है इट एग्जिस्ट्स एज अ डबल हेलिक्स,
डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये डबल हेलिक्स क्या है? फॉस्फोडाइएस्टर रिपीट अभी होगा, मनीषा भी आगे भी रिपीट होगा, ठीक है, तब मैं समझाती हूँ आपको। ये बार बार इस टॉपिक में रिपीट होगा। डबल हेलिक्स का क्या मतलब है? सपोज ये मैं एक सेंटर में एक एक्सिस बना रही हूँ व्हाइट कलर से, सेंटर एक्सिस है। इस एक्सिस के अराउंड मैं दो डीएनए के स्ट्रैंड्स, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स बना रही हूँ। एक रेड कलर की है, एक ये है डीएनए स्ट्रैंड हमारा, और एक मैं बना रही हूँ यहां से। ऐसे मैंने दो डीएनए के स्ट्रैंड्स बना दिए। डबल हेलिकल मतलब दो हेलिक्स की फॉर्म में। सो ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं हमारे डीएनए के, ये कुछ इस तरह से होते हैं। एक हेलिक्स तो हमने प्रोटीन में पढ़ा ही था, ये डबल हेलिकल होते हैं, एक दूसरे के ऊपर कॉइल्ड, एंड दे आर एंटी पैरेलल। देखो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होता है, इसके दो दो एंड्स होते हैं, एक 5 प्राइम एंड होता है, एक 3 प्राइम एंड होता है। ये 5 और 3 क्या है, ये जब हम 12th क्लास में मॉलिक्यूलर बेसिस वाला चैप्टर करेंगे उसमें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि उसमें डीएनए की बहुत डिटेल है, ये डिटेल तो कुछ भी नहीं है। तो मेन तो हम उस चैप्टर में डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। और बायोमोलिक्यूल्स में से डीएनए वाले पार्ट में से क्वेश्चंस इतने नहीं आते, वो डीएनए वाले क्वेश्चंस दूसरे मॉलिक्यूलर बेसिस वाले चैप्टर से ही आते हैं। तो इसके दो एंड्स होते हैं, 5 प्राइम और 3 प्राइम। तो जो हमारा सपोज रेड वाला स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड यहाँ होता है, 3 प्राइम यहाँ होता है, तो दूसरे का 3 प्राइम ऊपर होगा और 5 प्राइम नीचे होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको हम पैरेलल कहेंगे या एंटी पैरेलल कहेंगे? जब दोनों ऑपोजिट स्ट्रैंड्स आमने सामने हैं, दो ऑपोजिट एंड्स आमने सामने हैं, तो उसको हम पैरेलल कहते हैं या एंटी पैरेलल? ये स्ट्रैंड्स पैरेलल हुए या एंटी पैरेलल हुए? पैरेलल हुए, एंटी पैरेलल हुए। देखिए याद है हमने एन और सी टर्मिनल किया था बीटा शीट्स में, अगर दोनों एन टर्मिनल के सामने एन टर्मिनल है तो वो पैरेलल था। एन टर्मिनल के सामने सी टर्मिनल है, सी के सामने एन है, तो वो एंटी पैरेलल था। तो ये इस तरह से ऑपोजिट एंड्स हैं, तो ये एंटी पैरेलल है। एक फीचर हो गया कि ये एंटी पैरेलल है, ठीक है। उसके बाद दो स्ट्रैंड्स हैं, देयर एंटी पैरेलल, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज जो बैकबोन है वो शुगर और फॉस्फेट की बनी हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इस डायग्राम में ये जो ब्लू, ये जो बैकबोन है, ये वाला पार्ट, ये बैकबोन वाला पार्ट है। तो इस बैकबोन में क्या प्रेजेंट है? बैकबोन में फॉस्फेट और शुगर प्रेजेंट है। ये फॉस्फेट है, व्हाइट सा गोला, और ये शुगर है। ये फॉस्फेट है, ये शुगर है, ये फॉस्फेट है, ये शुगर है, ये फॉस्फेट है, ये शुगर है। तो इस पार्ट को हम कहते हैं बैकबोन। तो हमारी जो बैकबोन है वो किसकी बनी हुई है डीएनए की? शुगर और फॉस्फेट की। शुगर एंड फॉस्फेट की बैकबोन है, ठीक है। यानी कि ये जो पूरा स्ट्रैंड है हमारा, ये जो येलो और रेड पार्ट है, ये शुगर और फॉस्फेट का बना हुआ है। तो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस कहाँ पर है? नाइट्रोजनस बेसिस अंदर वाली साइड है। सपोज यहाँ पर ए है, ए के सामने कौन सा नाइट्रोजनस बेस होता है? टी। ए की पेयरिंग हमेशा टी के साथ होती है। और अगर यहाँ पर जी न्यूक्लियोटाइड है, जी नाइट्रोजनस बेस है, तो जी की पेयरिंग हमेशा सी के साथ होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाइट्रोजनस बेसिस अंदर वाली साइड है, इनसाइड है, और इनसाइड में भी इनकी पेयरिंग ए हमेशा
T के साथ पेयर कर रहा है और G हमेशा C के साथ, और A T के साथ हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और G और C के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ये चीज याद रखने वाली है, ठीक है? ये क्लियर हुआ? A T और G C पेयरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें हमने यही पढ़ा है इस टॉपिक में, नाइट्रोजनस बेसिस परपेंडिकुलरली अंदर वाली साइड है, दे फेस इनसाइड, हैप्पी क्या कह रहे हैं? ओहो, नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं हैप्पी, डोंट लूज होप। ये आपके दिमाग में पड़ रहा है, एटलीस्ट पढ़ तो रहा है। मैं हमेशा यही कहती हूँ और मैं इस बार भी ये चीज रिपीट कर रही हूँ कि बच्चों जैसे आप लोग अवंती फेलोज में आते हैं ना, तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कोचिंग्स में जाते हैं, है ना? तो आप लोग, कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये हमारे लिए एक सेकेंड ऑप्शन है, टाइम मिलेगा तो ज्वाइन कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं। बट आप लोग इसको ये सोचकर चलिए कि बाकी बच्चों को इस तरह से 2-2 कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने का मौका नहीं मिलता। आपको ये सुनहरा मौका मिल रहा है कि अगर आप सपोज कोचिंग सेंटर में कुछ पढ़ के आ रहे हैं तो यहाँ पर आपकी कुछ चीज रिवाइज हो रही है, या आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो किसी कोचिंग क्लास में जाके आपकी वहां पर रिवाइज हो जाएगी। आप एक बार स्कूल में पढ़ रहे हो, एक बार कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हो, एक बार अवंती में पढ़ रहे हो, तो एक ही चीज आप कितनी बार पढ़ रहे हो? 3 बार। और बाकी बच्चे, चाहे वो प्राइवेट स्कूल वाले हैं, वो कोचिंग में पढ़ रहे हैं, स्कूल भी नहीं जाते हैं, तो आपको एक एज मिल रहा है, एक बेनिफिट मिल रहा है, इसका फायदा उठाओ, ठीक है? ये सोचकर, लाइटली सोचकर मत क्लासेस ज्वाइन करो कि टाइम मिलेगा तो वी विल ज्वाइन, नहीं मिलेगा तो रहने देंगे, कोई कुछ कह थोड़ी रहा है। तो ये देखिए, आप अपना फायदा इसमें ये देखिए कि आप लोगों को रिविजन कितनी अच्छी हो रही है। आपने, हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने ये चीज पढ़ी होगी, ठीक है? तो ये रिवाइज हो रहा है आपका और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ज्यादा है डीएनए, बहुत ज्यादा है डीएनए के बारे में, ये तो कुछ भी नहीं है। उसमें पढ़ोगे तो ये चीज आपके काम आएगी वहां पर। सो जैसे आप हैप्पी कह रहे हैं, आपका मन नहीं कर रहा, बार बार कट रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, बंदा इरिटेट हो जाता है अगर ऐसा होता है ना? तो बट आप वो मत करिए, सैड मत होइए, आपके पास टाइम है तो कुछ भी सुनिए, 5 मिनट का सुन लीजिए, 10 मिनट का सुन लीजिए। हो सकता है आपके ये 10 मिनट के अटेंड लेक्चर में से ही आपको नीट में क्वेश्चन आ गया। तो हर 5 मिनट का लेक्चर, 15 मिनट का लेक्चर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं। क्या पता डीएनए के हेलिक्स में से क्वेश्चन आ जाए, है ना? सो हमेशा पॉजिटिव रहकर सोचते हैं, ठीक है? माना आपका बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, आपको भी इरिटेशन हो, बट जितना सुन पा रहे हो उतना सुनिए, बाकी रिकॉर्डिंग सुनिए। +1 में आप जितना बार बार सुन सकते हैं ना, तो आपको उसमें ही फायदा है, जितना बार बार पढ़ सकते हैं फायदा है। रिविजन इज मस्ट इन +1 एंड +2। अगर नीट चाहिए तो आपको रिविजन करनी है, वो भी बार बार। तो जितनी बार मौका मिल रहा है उसको जाने मत दो। ये आपको नीट के लिए एक टिप है कि अगर आपको रिविजन का मौका मिल रहा है तो नेवर लेट गो ऑफ दैट चांस। ओके, सो अब ये जो हमारा डीएनए का हेलिक्स होता है, मैं ब्लू कलर से मार्क कर रही हूँ। सपोज इस पॉइंट से हमारा डीएनए का स्ट्रैंड शुरू हो रहा है, इस ब्लू पॉइंट से, और यहाँ से लेकर पूरी एक टर्न लेकर ये रेड स्ट्रैंड यहाँ पर आकर उसकी पूरी एक टर्न फिनिश हो गई। ये ब्लू पॉइंट से लेके इस ब्लू पॉइंट तक डीएनए ने एक टर्न ले ली। 360 डिग्रीज हमारा डीएनए घूम गया एक टर्न के अंदर, ठीक है? 360 डिग्री रोटेट किया इन 1 टर्न। और एंड ऑल्सो एक टर्न के अंदर अंदर देयर आर 10 बेस पेयर्स। जैसे ये मैंने 2 बनाए हैं, इस तरह 10 बेस पेयर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक पूरी टर्न के अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं? 10 बेस पेयर्स मौजूद रहते हैं, ठीक है? सो 10 बेस पेयर्स में 10 बेस पेयर्स के बाद डीएनए 360 डिग्री घूमता है, तो हर एक बेस पेयर के बाद डीएनए कितना रोटेट करेगा? रोटेशन पर बेस पेयर कितनी होगी?
360 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 36 डिग्री। हर बेस पेयर अगर ये एक बेस पेयर है तो दूसरा उसके 36 डिग्री पर होगा, तीसरा उसके 36 डिग्री पर होगा। तो इस तरह हर बेस पेयर 36 डिग्री पर प्रेजेंट है। ओके, सो ये रोटेशन पर बेस पेयर हो गया। उसके बाद ये जो हमारा पूरा, अगर हम इसको लेंथ कंसिडर करते हैं, इस एक टर्न में ये जो टोटल लेंथ है इसको हम कहते हैं पिच। डीएनए की लेंथ एक टर्न में, इसको पिच कहते हैं। ये होती है 34 आर्मस्ट्रॉन्ग या 3.4 नैनोमीटर। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग आपको पता है कितना होता है? 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स। तो ये जो पिच है ये 34 आर्मस्ट्रॉन्ग है 10 बेस पेयर्स की। हर एक बेस पेयर के बीच की पिच कितनी होगी? वेरी गुड गुंजन, 10 के पावर -10, वेरी गुड। पूरे 10 बेस पेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो इतना है। तो दो बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? ये दो बेस पेयर है सपोज, जैसे इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा? इसको हम कहते हैं बेस पेयर राइज। हर एक बेस पेयर में कितना राइज हो रहा है? ये होगा 34 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग और 0.34 नैनोमीटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक ये चीज ध्यान में रखेंगे। डीएनए एंटी पैरेलल है, 5 प्राइम एंड को फॉस्फेट एंड बोलते हैं और 3 प्राइम एंड को OH एंड बोलते हैं। ऐसा क्यों है ये आप क्लियर हो जाएगा, हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे इसमें। सो ये डीएनए के बारे में पढ़ा। इस फॉर्म ऑफ डीएनए को हम बीडीएनए कहते हैं और जो डीएनए की विड्थ है, चौड़ाई, वो 2 नैनोमीटर है। दो हेलिसेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं प्रेजेंट। और आपको ये पता है कि जो फॉस्फेट ग्रुप है, दिस इज PO4 3 नेगेटिव। ये कहां से आ रहा है? ये फॉस्फोरिक एसिड से आता है। फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोरिक एसिड से आता है, तभी तो हम डीएनए को न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। एसिड वर्ड कहां से आता है? तो उसके साथ जो फॉस्फेट है वो फॉस्फोरिक एसिड से लाया गया है। और इसीलिए इस हमारे डीएनए पे, क्योंकि फॉस्फेट पे देखो नेगेटिव चार्ज है, तो हमारे डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा डीएनए कौन सा चार्ज है? इट इज नेगेटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप्स। ठीक है, अब मनीषा का जो डाउट था फॉस्फोडाइएस्टर वाला, देखिए ये येलो कलर में एक न्यूक्लियोटाइड है, ये ग्रीन कलर की दूसरी न्यूक्लियोटाइड है। ये जो दूसरी न्यूक्लियोटाइड है उसके 5th कार्बन पे ये फॉस्फेट ग्रुप दिख रहा है। इसमें ऑलरेडी एस्टर बॉन्ड से 5th कार्बन के साथ है, लेकिन पहली न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन के साथ भी इसने एक एस्टर बॉन्ड बना दिया। ये वाला एस्टर बॉन्ड तो इसका पहले से ही था, ये वाला एस्टर बॉन्ड इसने न्यू बनाया। अब इस फॉस्फेट ने क्या किया, बेसिकली आप देख रहे हो इस एक फॉस्फेट ने इस न्यूक्लियोटाइड को भी पकड़ा हुआ है और दूसरे न्यूक्लियोटाइड को भी पकड़ा हुआ है। दो एस्टर बॉन्ड थे, इसके साथ भी एस्टर बॉन्ड है, इसके साथ भी एस्टर बॉन्ड बनाया हुआ है और दोनों को पकड़ के रखा हुआ है, साथ में जोड़ दिया। तो इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? जिससे दो न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं उस बॉन्ड को कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है मनीषा, क्लियर हुआ? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, दो एस्टर बॉन्ड्स जो दो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ रहे हैं, और बीच में पिसा कौन हुआ है, या बीच में जो जोड़ने की कड़ी है वो कौन सी है? फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ओके। सो मेटाबॉलिज्म वाला देखिए पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में हम चीजें बनाते हैं, न्यू कंपाउंड्स बना रहे हैं। कैटाबॉलिज्म को याद करने का तरीका, काटाबॉलिज्म, किसी चीज को काटना यानी कि ब्रेक करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, हम अमाइनो एसिड्स को जोड़कर प्रोटीन बना रहे हैं, तो दैट इज एनाबॉलिज्म।
हम प्रोटीन्स को तोड़कर अमाइनो एसिड्स बना रहे हैं, दैट इज एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में दोनों टाइप के रिएक्शन बहुत जरूरी हैं, ठीक है। अब ये जो बॉडी के रिएक्शंस हैं, ये नॉर्मली इनकी स्पीड बहुत स्लो होती है, तो हमारी बॉडी में कुछ खास सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं जो इसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, जो हमारे एंजाइम, हमारे रिएक्शन को कैटालाइज कर देते हैं। कैटालाइज का मतलब फास्ट कर देते हैं। तो उन प्रोटीनेशियस कंपाउंड्स को जो हमारे रिएक्शन को फास्ट कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं एंजाइम्स। देखो, बेसिकली केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एक चीज होती है कैटलिस्ट। जब केमिस्ट्री हम लैब में कोई रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक केमिकल होता है, केमिकल कंपाउंड है जो किसी भी रिएक्शन को फास्ट करता है, चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी कह सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन मींस स्लो या फास्ट करता है किसी भी रिएक्शन को, कैटलिस्ट, ठीक है। अगर यही कैटलिस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट है, जो कैटलिस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, उसको हम कहेंगे बायो कैटलिस्ट। और इस बायो कैटलिस्ट को एक स्पेशल नाम दे दिया है, उसको क्या कहते हैं? एंजाइम्स। तो एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स वो कैटलिस्ट्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर कैटलिस्ट्स, बट ऑल कैटलिस्ट्स आर नॉट एंजाइम्स। बेसिकली एंजाइम्स बायो कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। आइए जरा सा रिवीजन करते हैं, 10th क्लास में चलते हैं। 10th क्लास में हमने कुछ एंजाइम्स के नाम किए थे, याद है आप लोगों को? लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में हमने कुछ एंजाइम्स किए हैं, किस किस को याद है? बॉडी में होने वाले रिएक्शंस को स्लो डाउन करता है। बेसिकली तो देखो, ये एंजाइम्स हर रिएक्शन को फास्ट करते हैं, बट यस कुछ स्लो भी करते हैं, लेकिन मेनली इनका काम फास्ट करना ही होता है, नॉट स्लो। मेन काम होता है एंजाइम्स का रिएक्शन को जल्दी जल्दी करवाना। अच्छा, आप मुझे बताइए 10th क्लास के कुछ एंजाइम्स जो आपको याद हो, जो डाइजेशन में लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में किए थे, याद है आप लोगों को? पेप्सिन, वेरी गुड गुंजन। ट्रिप्सिन, गुड, ये दोनों भाई भाई थे, पेप्सिन ट्रिप्सिन। इसके अलावा कुछ याद हो? कोई भी एक एग्जाम्पल। पेनक्रियाटिक जूस में क्या प्रेजेंट होता था? वो पेनक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होते थे? दो, एक अमाइलेज प्रेजेंट होता था, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, एक लाइपेज प्रेजेंट होता था, अगर आपको याद हो। बायो कैटलिस्ट, कैटलिस्ट होता है कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन को तेज या स्लो कर रहा है, वो केमिकल सब्सटेंस जो बायोलॉजिकल यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है। अगर वो केमिस्ट्री के लैब में कंपोनेंट पड़ा है तो वो कैटलिस्ट है, वही कंपोनेंट हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो वो एंजाइम है, ठीक है। ओके, ये पेप्सिन ट्रिप्सिन एंजाइम्स हैं। अब ये पेप्सिन ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट कर रहे थे? पेप्सिन किस पे एक्ट करता है? अमाइलेज किस पे एक्ट करता है? लाइपेज किसको ब्रेक करता है? पेप्सिन याद हो तो एक्ट करता है प्रोटीन्स पर। अमाइलेज और लाइपेज का मुझे कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स। हाँ जी गुंजन, अमाइलेज किस पे एक्ट करता है? मैम अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट और लाइपेज फैट। लिपिड्स पे, वेरी गुड। तो अमाइलेज हमारे कार्ब्स को ब्रेक करता है और लिपिड्स को लाइपेज ब्रेक करता है। और प्रोटीन्स को ब्रेक करके क्या बनाता है? जब जब पेप्सिन प्रोटीन्स को ब्रेक करता है या फाइनली है ना उस पे एक्ट करते हैं, तो क्या बनते हैं इसके? फाइनली जब इनकी ब्रेक डाउन हो जाती है तो क्या बनता है? रेज योर हैंड। जब प्रोटीन्स डाइजेस्ट होते हैं तो? हाँ जी गुंजन, सिर्फ गुंजन को आता है? वेरी मैम गुड अमीनो अमीषा। एसिड। अमीनो एसिड्स। जब अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करता है तो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और लाइपेज लिपिड्स को यानी कि फैट्स को फैटी एसिड। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक करते हैं। वेरी गुड। सो अब आप ध्यान से देखिए। मैम हाँ जी हाँ जी।
मैम बायो कैटलिस्ट को एंजाइम बोलते हैं, बट एंजाइम को कैटलिस्ट नहीं बोल सकते। नहीं, एंजाइम वो कैटलिस्ट है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, मतलब एंजाइम बायो कैटलिस्ट है, एंजाइम को हम कैटलिस्ट नहीं कह सकते। कैटलिस्ट तो कोई भी जो हमारे बाहर के वर्ल्ड में भी प्रेजेंट है, अगर आपके केमिस्ट्री लैब में भी प्रेजेंट हो सकता है कैटलिस्ट, केमिकल। लेकिन अगर वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर है सिर्फ, तभी उसको एंजाइम कहेंगे, इसलिए हम एंजाइम को कैटलिस्ट नहीं कह सकते, उसको हम बायो कैटलिस्ट कहेंगे। ठीक है, यस मैम। क्योंकि एंजाइम वही चीज है जो बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है। सो यहाँ पर देखिए, जो पेप्सिन है वो किस पर एक्ट कर रहा है? इट इज एक्टिंग ऑन प्रोटीन। तो एंजाइम जिस सब्सटेंस के ऊपर एक्ट करता है उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या हुआ? प्रोटीन। और फाइनली उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है? उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो एंजाइम सबस्ट्रेट को जिस चीज में फाइनल कन्वर्ट कर रहा है उसको कहते हैं हम प्रोडक्ट। तो आइए हम एंजाइम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। जो एंजाइम है, एंजाइम तो सबसे पहले वो प्रोटीन्स हैं जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं। जिस सब्सटेंस पे एक्ट कर रहे हैं उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं, और उसके बाद उसको जो फाइनल चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं हम उसको प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, और हाँ जी, फिर भी हाँ जी मैम मैंने सबस्ट्रेट वाला, सबस्ट्रेट देखिए, मैम सबस्ट्रेट। हाँ जी, पेप्सिन था, आपने एग्जांपल दिया पेप्सिन। पेप्सिन किसको ब्रेक कर रहा है? पेप्सिन किस पे जाके एक्ट कर रहा है? प्रोटीन्स पर। तो हर एक एंजाइम का एक टारगेट होगा कि मैंने इस चीज को ब्रेक करना है, मैंने इस चीज पे रिएक्शन करना है। तो जिस चीज पर वो रिएक्शन करता है उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। मैम फिर पेप्सिन का सबस्ट्रेट मतलब वेरी प्रोटीन गुड, होगा। हाँ, पेप्सिन का सबस्ट्रेट प्रोटीन है। पेप्सिन सिर्फ प्रोटीन को पकड़ेगा और उसको ब्रेक करेगा। पेप्सिन कार्बोहाइड्रेट को कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो पेप्सिन का ओके मैम। सबस्ट्रेट क्या हुआ? प्रोटीन। सिमिलरली अमाइलेज का सबस्ट्रेट क्या हुआ? पॉलीसेकेराइड या हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मैम। क्लियर हुआ मनीषा? मैम सो हाँ, एंजाइम्स पे आने से पहले एक टॉपिक और है। ये मैंने आपको बताया, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्यों चाहिए हमें। कैटाबॉलिज्म तब चाहिए जब हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, हमें खाना खाना है तो खाने को ब्रेक करना पड़ेगा जो हम फूड खाते हैं। तो कैटाबॉलिज्म इज नीडेड फॉर एनर्जी, एंड एनाबॉलिज्म इज रिक्वायर्ड जब हमारी बॉडी में हम खाना खाकर उसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, प्रोटीन्स बना रहे हैं। ठीक है, जब सेल ने डिवाइड करना है तो डीएनए डबल होता है तो न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो जब सिंथेसिस करनी है तो एनाबॉलिज्म चाहिए। खाने को डाइजेस्ट करके उसके बाद वेस्ट मटेरियल को निकालना है। ये सब तभी हो रहा है अगर हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। अगर जो हम खाना खा रहे हैं वो एज इट इज ही निकल जाएगा बाहर, तो ना एनर्जी निकलेगी ना वेस्ट मटेरियल्स निकलेंगे। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस बहुत जरूरी है। और एक चीज, लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म, इनमें क्या रिलेशन है? दे आर सिनोनिमस। लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म ये दो वर्ड्स हैं। आप लोग फर्स्ट चैप्टर को याद कीजिए, जब मैंने आपको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बताया था। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होती है? क्या थी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? मैम जैसे मेटाबॉलिज्म। वेरी गुड, मेटाबॉलिज्म। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा, और अगर किसी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो वो लिविंग ही है। तो लिविंग और मेटाबॉलिज्म ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मतलब सेम है। अगर मैं कह रही हूँ कि कोई चीज लिविंग है तो इट मीन्स उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है। अगर मैं कह रही हूँ कि किसी चीज में मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो इट मीन्स वो चीज लिविंग है। दोनों का सेम मतलब है, बस इसमें सिर्फ यही चीज कह रहे हैं। वापस एंजाइम पर आते हैं। एंजाइम में आपको कह रही थी कि रिएक्शन को फास्ट करता है। एग्जाम्पल लीजिए, आपकी हमारी जो मैम दादी परदादी। हाँ जी, हाँ जी गुंजन। मैम एंजाइम्स खाली प्रोटीन ही होते हैं, मतलब और किसी फॉर्म में नहीं होते? प्रोटीन, उस प्रोटीन की स्पेशल फोल्डिंग से एंजाइम बनते हैं, प्रोटीन से एंजाइम बनते हैं। ठीक है,
मैम। ओके, सो हमारी दादी परदादी हाथ से चटनी बनाते थे, तो उनको टाइम लगता था, ठीक है, और चटनी बनाते थे। फिर अब आज के टाइम में क्या आ गया, मिक्सर ग्राइंडर। मिक्सर ग्राइंडर में डालो सब कुछ, उसको चलाओ, 2 मिनट के अंदर चटनी बन जाती है। तो ये जो मिक्सर ग्राइंडर है, ये एंजाइम है। इसने क्या किया, हमारे रिएक्शन को फास्ट कर दिया। जो काम पहले 5, 10, 15 मिनट में होता था, वो 2 मिनट में हो जाता है। तो एंजाइम भी यही करते हैं। जो रिएक्शन नॉर्मली बहुत स्लोली होगा, एंजाइम उस रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। तो एक तो हो गया कि एंजाइम रिएक्शन की वेलोसिटी बढ़ा देते हैं। वेलोसिटी मतलब स्पीड बढ़ा देते हैं, रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। दूसरा है कि ये एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देते हैं। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये मैं आपको बहुत मस्त एग्जांपल से समझाऊंगी, ठीक है। और एक चीज बीच में रह गई कि एक साइंटिस्ट है, कूने साइंटिस्ट, इसने एंजाइम का नामकरण किया था। इस चीज को नाम दिया था एंजाइम, कूने साइंटिस्ट ने। ये आ जाता है, ये पूछा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मैं आपको बता रही थी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। एक्टिवेशन एनर्जी आपको बड़े सिंपल से एग्जांपल से समझाऊंगी। अगर सपोज ये जो बच्चा है, ये आप है, आपको मैं कह रही हूँ कि एक बहुत बड़ा पत्थर है, इस पत्थर को आपने पहाड़ के ऊपर लेकर जाना है, ठीक है। भारी पत्थर है एंड आपको उसको पहाड़ के ऊपर लेकर जाना है। एक तो मैं आपको कह रही हूँ कि आपने चलकर जाना है, उस पहाड़ के ऊपर पत्थर लेकर जाना है, ठीक है। और वहां जाकर आपने पत्थर को छोड़ देना है। छोड़ोगे तो अपने आप वो नीचे आएगा और वो अपने प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएगा, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। यानी कि मेरा केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन केमिकल रिएक्शन शुरू करने से पहले बस आपने क्या करना है, ऊपर पत्थर को पहुंचाना है। एक बार पहुंचा दिया, उसके बाद रिएक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो एक तरफ तो मैं आपको कह रही हूँ पैदल जाओ, और मैं आपको दूसरा ऑप्शन दे रही हूँ, आप गाड़ी लेकर जाओ, गाड़ी में पत्थर रखो और गाड़ी चलाकर चले जाओ। तो आपकी एनर्जी किस चीज में ज्यादा लग रही है, वॉक करके जाने में एनर्जी ज्यादा लग रही है या कार में एनर्जी ज्यादा लग रही है? बताइए बताइए। वॉक करने में, बिल्कुल सोनू। पैदल जाना है, पहाड़ चढ़ के जाना है, बिल्कुल विशाल, वेरी गुड। तो बहुत एनर्जी लगेगी, जान निकल जाएगी। और दूसरा है कि सिर्फ गाड़ी में बैठो, गाड़ी स्टार्ट करो, ऊपर जाओ, पत्थर छोड़ाओ, ठीक है, वेरी गुड। सो ये जो कार है, कार क्या है, आपका एंजाइम है। उस एंजाइम ने क्या किया, आपका काम भी जल्दी हो गया। जो आपको घंटा लगना था पहाड़ चढ़ के जाने में, आप आधे घंटे में भी पहुंच गए। आपका काम भी जल्दी हो गया और आपकी एनर्जी भी कम लगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी नीडेड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। मुझे ऊपर जाना है और केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करना है, तो मुझे ऊपर तक जाने के लिए एनर्जी जो चाहिए वो है एक्टिवेशन एनर्जी। केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो है एक्टिवेशन एनर्जी। अगर मैं बिना एंजाइम के कर रही हूँ तो बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है। अगर मैं एंजाइम की मदद से कर रही हूँ तो मुझे एनर्जी कम लगानी पड़ रही है। एंजाइम मेरी मदद कर रहा है, जैसे कि गाड़ी ने मेरी मदद की और मेरा इजीली जो केमिकल रिएक्शन है वो हुआ और प्रोडक्ट्स बन गए। तो अब आप मुझे बताइए, एंजाइम्स के आने से एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई या ज्यादा हुई? एंजाइम के आने से मुझे जो एनर्जी लगानी पड़ी रिएक्शन के लिए, जो एनर्जी चाहिए, वो कम लगी या ज्यादा लगी? कम लगी। तो इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज किया जाता है, एंजाइम्स रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल सही, ये चीज समझ आ गई। इस एग्जाम्पल से हमेशा याद रहेगी कि एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहे हैं, यानी कि अब कम एनर्जी लगानी पड़ रही है, ठीक है। अब कुछ एंजाइम्स के फीचर्स पढ़ते हैं। सबसे पहला, एंजाइम्स में एक एक्टिव साइट होती है। अब ये एंजाइम है, ऐसे तो नहीं है कि सबस्ट्रेट कहीं भी आकर बैठ जाएगा एंजाइम के ऊपर और एंजाइम उसको प्रोडक्ट में चेंज कर देगा। अब मैंने आपको बोला है कि गाड़ी में बैठकर जाना है ऊपर, तो ऐसे तो नहीं है कि आप गाड़ी की बैक सीट पर बैठोगे और गाड़ी ड्राइव करके चले जाओगे। गाड़ी ड्राइव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गाड़ी की ड्राइवर सीट के ऊपर जाना पड़ेगा, तभी गाड़ी चलाओगे। पीछे वाली सीट पे बैठकर तो गाड़ी ड्राइव नहीं कर पाओगे। तो सिमिलरली अगर सबस्ट्रेट को एंजाइम की मदद लेनी है तो एंजाइम की ड्राइवर सीट पे जाकर बैठना है, ठीक है। तो एंजाइम की ड्राइवर सीट क्या होती है,
हाँ बिल्कुल, गियर डालना है तो ड्राइवर सीट पे बैठना पड़ेगा विशाल। सो एंजाइम की ड्राइवर सीट है एक्टिव साइट। तो ये वो साइट है जिस पर सबस्ट्रेट आकर बैठता है और फिर उसको प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है। एक्टिव साइट क्लियर हो गया? इट इज द ड्राइवर सीट, इट इज इक्विवेलेंट टू ड्राइवर सीट। सबस्ट्रेट हम है, हाँ, या पत्थर कह सकते हैं, हमारे पास ही है ना वो चीज। तो हाँ, हम हैं या हमारे पास जो सामान है वो सबस्ट्रेट है, बिल्कुल। ये जो एंजाइम है ये हमारी गाड़ी है जो हमारी मदद कर रही है ऊपर तक जाने में, हमारी और हमारे पास जो पत्थर है उसकी। हम दोनों ही सबस्ट्रेट हैं इस केस में, मेन तो पत्थर है ना। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर हम पढ़ चुके हैं कि एंजाइम्स दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो रही है, ये हम बार बार पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, जो एंजाइम्स है दे डिफर फ्रॉम अदर कैटलिस्ट्स बाय बीइंग मोर स्पेसिफिक टुवर्ड्स सबस्ट्रेट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन के सामने तीनों चीजें हैं, प्रोटीन्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं और फैट्स भी हैं। तो ट्रिप्सिन किसको ब्रेक करेगा, किस पर एक्ट करेगा? ट्रिप्सिन कार्बोहाइड्रेट्स को कुछ कहेगा? नो। ट्रिप्सिन फैट्स को डाइजेस्ट करेगा? नो। ट्रिप्सिन किस पे काम करेगा? सिर्फ प्रोटीन्स पर ही करेगा, चाहे उसके सामने कोई भी आके बैठ जाए, ये हमेशा प्रोटीन्स को ही करेगा। क्यों? क्योंकि ट्रिप्सिन इज हाईली स्पेसिफिक फॉर प्रोटीन। ठीक है, इट इज स्पेसिफिक फॉर प्रोटीन। अब जैसे गाड़ी है, आपने गाड़ी पे जाना है, मैं आपके सामने एरोप्लेन लाकर खड़ा कर दूं, आपको तो एरोप्लेन चलाना ही नहीं आता है, तो आप डेफिनेटली, आपको गाड़ी चलानी आती है तो आप गाड़ी में ही जाएंगे ना। अगर आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स भी खड़े होंगे तो आपका जो सूटेबल व्हीकल है, आप जिस स्पेसिफिक व्हीकल है जो आपकी गाड़ी है, आप उसी में जाएंगे ना। ऐसे तो नहीं है कि आप ट्रक चलाकर चले जाएंगे, आपको ट्रक चलाना ही नहीं आता है, आपको जो व्हीकल चलाना आता है आप उसी में जाएंगे। तो जो हमारे एंजाइम्स हैं वो भी स्पेसिफिक होते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन पर एक्ट करेगा तो वो प्रोटीन को ही ब्रेक करेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो एंजाइम्स हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स है। ग्लोबुलर मतलब राउंड शेप्ड के प्रोटीन्स हैं, गोल गोल मोटे मोटे प्रोटीन्स हैं, इनका साइज बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इनकी नेमिंग हम कर सकते हैं, इनके सबस्ट्रेट के नाम के पीछे एज लगा दो। जैसे हमने लाइपेज एग्जांपल देखा, लाइपेज क्या है? जो लिपिड पे एक्ट करता है, जिसका सबस्ट्रेट कौन है? लिपिड, तो उसके आगे ASE लगा दिया। सिमिलरली प्रोटीएज होते हैं, प्रोटीएज क्या होते हैं? जो प्रोटीन्स पे एक्ट करते हैं, जिनके सबस्ट्रेट प्रोटीन होते हैं, तो उसके पीछे ASE लगा दिया, तो वो हमारा प्रोटीएज लाइपेज बन गया। क्लियर? लास्ट टर्म है एंजाइम्स आर ओलिगोडायनेमिक। ओलिगोडायनेमिक का मतलब है कि बहुत कम एंजाइम्स चाहिए, few enzymes are required to carry a reaction. अगर सपोज मुझे 5 kg प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, तो मुझे 5 kg प्रोटीन के लिए 5 kg एंजाइम थोड़ी चाहिए, ट्रिप्सिन थोड़ी चाहिए, मुझे तो कुछ ग्राम्स में चाहिए ट्रिप्सिन। थोड़ा सा ट्रिप्सिन भी 5 किलो प्रोटीन को चेंज करने के लिए बहुत है। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे 5 किलो प्रोटीन चेंज करना है तो मुझे 5 किलो ट्रिप्सिन डालना पड़ेगा। थोड़ा सा एंजाइम बहुत बड़े 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 काम कर देता है। ठीक है, ओके। एक्टिवेशन एनर्जी का आप देख सकते हैं, ये रेड वाली लाइन है जो ये आपकी विदाउट एंजाइम है। बिना एंजाइम के जाएंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, विद एंजाइम जाएंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो लोअर हो गई, सिर्फ इतनी सी एनर्जी लगानी पड़ रही है और प्रोडक्ट्स तक हम पहुंच पा रहे हैं। सो ये ग्राफ जो है ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट ग्राफ। इसमें सिर्फ ये पता लग रहा है कि जब एंजाइम आता है तो एक्टिवेशन एनर्जी देखो कितनी कम हो गई, रिड्यूस हो गई। ये एंजाइम क्लियर हुआ? ये ग्राफ क्लियर हुआ? किसी को इसमें डाउट?
क्लियर है ना ये? इसके बाद सबस्ट्रेट और एंजाइम एक दूसरे में कैसे फिट होते हैं, उसके लिए कुछ हाइपोथेसिस दी गई है। क्लियर, गुड। तो एमिल फिशर ने एक हाइपोथेसिस दी, लॉक एंड की हाइपोथेसिस। बड़ी सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। एक ताला है, लॉक है, जिस तरह लॉक में चाबी फिट होती है, सिमिलरली उसी तरह एंजाइम की एक्टिव साइट में हमारा सबस्ट्रेट फिट होता है। ठीक है, जिस तरह लॉक में की फिट होती है, सिमिलरली उसी तरह एंजाइम की एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट आकर बिल्कुल अच्छे से फिट होता है। ठीक है, जो फिट नहीं हो सकता वो उसमें आता ही नहीं है। ठीक है, एक चीज ये। दूसरा है, कॉशलैंड ने दी थी एक थ्योरी, वो है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी का मतलब है कि चेंज इंड्यूस की जाती है, चेंज लाई जाती है एक्टिव साइट में। पहले एक्टिव साइट की शेप सबस्ट्रेट के जैसी नहीं, सबस्ट्रेट को फिट करने के लिए नहीं बनी। आप देखिए, ये जो एक्टिव साइट है ये राउंड शेप में है, सबस्ट्रेट जो नीचे है ये थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप में। कई बार क्या होता है, एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप सबस्ट्रेट के फिट करने के लिए नहीं बनी, थोड़ी सी अलग होती है। जैसे कि आप सोचिए, आप स्कूल में बैठे हैं, ठीक है, आपकी क्लास में कोई टीचर नहीं है। ठीक है, जब टीचर नहीं होती क्लास में तो हम लोग कैसे बैठे होते हैं, कोई पीछे देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है। जैसे ही टीचर पास में आई, सभी एकदम से स्ट्रेट होकर बैठ जाते हैं, सबकी शेप चेंज हो जाती है, सब अलर्ट होकर बैठ जाते हैं, गुड स्टूडेंट्स बन के, है ना। ऑनलाइन क्लासेस में, ऑफलाइन में नहीं, ऑनलाइन में। ऑफलाइन में तो टीचर को पता ही नहीं ना यहाँ पर कि आप लेट कर क्लास लगा रहे हो या कहाँ पर क्लास लगा रहे हो। तो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, सॉरी ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन में तो हमें आपकी शक्ल भी नहीं देखने को मिलती। कोई बात नहीं, किसी दिन हम ये भी सेशन रखेंगे एक दूसरे के साथ। हाँ, बस मैं फिनिश ही कर रही हूँ, लास्ट टॉपिक है। सो जैसे ही सबस्ट्रेट पास में आता है एंजाइम के, तो एंजाइम इमीडिएटली शेप को चेंज कर लेता है और उसको एक्टिव साइट, अपनी एक्टिव साइट को सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग बना लेता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हुआ, यानी कि शेप में चेंज आया। तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मतलब कि एंजाइम अपने आप को चेंज कर लेता है सबस्ट्रेट को देखकर, जैसे आप लोग टीचर को देखकर ऑफलाइन क्लास में अपनी शेप चेंज कर लेते हो। ठीक है, ग्राफ बता देते हैं हैप्पी को। देखिए, रेड लाइन देखिए, अगर आपके पास एंजाइम नहीं है, बिना एंजाइम के आपने पहाड़ पे चढ़ना है तो आपको बहुत एनर्जी, ये लेफ्ट साइड पे क्या है, एनर्जी, और नीचे है रिएक्शन। रिएक्शन तभी चलेगा जब आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ऊपर जाकर फिर आप पत्थर को छोड़ेंगे तो पत्थर नीचे आएगा और प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, यही हो रहा है। अगर मैं आपको गाड़ी दे दूंगी तो क्या होगा, आपको इतनी एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, आपको सिर्फ इतनी सी एनर्जी लगानी पड़ेगी और आपका रिएक्शन हो जाएगा। पहले आपको इतनी एनर्जी लगानी पड़ रही थी, देखिए कितनी एनर्जी लगानी पड़ रही थी, अब आपको कितनी एनर्जी लगानी पड़ रही है, रिएक्शन उतना ही हो रहा है, दोनों केस में बराबर हो रहा है। ठीक है, तो जल्दी से करा देते हैं, मनीषा का ना चार्जिंग खत्म हो रही है। एंजाइम का रिएक्शन 3 स्टेप्स में होता है। ठीक है, सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, फिर रिएक्ट करता है, फिर वो रिलीज हो जाता है। ये आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। एंजाइम सबसे पहले, क्रिस्टल क्लियर हो गया? ठीक है, बस ये लास्ट टॉपिक है। एंजाइम के पास सबस्ट्रेट आया ग्रीन कलर का, ठीक है, पहले एक्टिव साइट की शेप कुछ और थी, जैसे ही सबस्ट्रेट पास में आया उसने इमीडिएटली अपने आप को बदल लिया और सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग बना लिया, शेप चेंज करी, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, फिर दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप तो क्या हुआ, बाइंडिंग हुई, सेकेंड स्टेप में दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, फिर थर्ड स्टेप में जब प्रोडक्ट बन के प्रोडक्ट रिलीज हो गया, एंजाइम अलग हो गया, प्रोडक्ट अलग हो गया। थर्ड स्टेप इज रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट रिलीज हो गए। अब इसमें आप एक चीज नोट करिए कि जो एंजाइम है, एंजाइम इज नेवर यूज्ड इन अ रिएक्शन, यूज नहीं हुआ रिएक्शन में, जैसे डाला था एज इट इज वैसे बाहर आ गया, यूज नहीं हुआ। सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन गया बट एंजाइम यूज नहीं हुआ। ठीक है, सो आज की क्लास हमारी थोड़ी लंबी चल गई, ठीक है, बट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी था। आई होप आप लोगों को समझ आया, 15 मिनट्स ऊपर हो गए आप लोगों के, बट आई होप आज की क्लास इंटरेस्टिंग थी।
यूजफुल थी। हाँ जी आयुष, यू वांट टू से समथिंग? ठीक है, अगर किसी को डाउट नहीं है बाकी लीव कर सकते हैं। गुड नाइट, बाय एवरीवन। आयुष इफ यू वांट टू से समथिंग आप माइक में बोल सकते हैं। बाय, हैप्पी, गुड नाइट।